हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस विद ट्रिक आल एग्जाम में स्वागत है। आपको मैं इसके पहले जितने भी 5 चैप्टर हैं, ये प्रसार शिक्षा की बुक है, इसमें जितने भी 5 चैप्टर आपको मैं इंडेक्स दिखा देती हूँ, वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो मैंने क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सारी वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। कोई मेरी फ्रेंड ही है कोई जो कह रही थी कि मैम प्लेलिस्ट नहीं है, तो मैंने कल फिर से बनाया, आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने प्रसार शिक्षा, इसमें अर्थ, इसकी आवश्यकता, उद्देश्य, सारी चीज़ें, औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर, क्षेत्र, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बता दी। और ये बुक है वृंदा मैम की। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा, दर्शन, सिद्धांत एवं विशेषताएं। इसके बाद नंबर 3 पे आता था प्रसार कार्यकर्ता की कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं, शिक्षण तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ की भूमिकाएं। और नेक्स्ट चैप्टर था औपचारिकेतर शिक्षा, जो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये औपचारिक शिक्षा से अलग होती है और ये दोनों के बीच में क्या है, मिला जुला रूप है। इसमें क्या होता है कि औपचारिक के भी कुछ गुण होते हैं और अनौपचारिक के भी गुण होते हैं, ठीक है। नॉन फॉर्मल इन्हीं के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है आपको एडल्ट एजुकेशन, जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अध्याय 6 है एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1978 पे महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत करने की गवर्नमेंट को इस तरह से आवश्यकता पड़ गई कि देश आज़ाद होने के बाद बहुत चीज़ें बिगड़ गई थी। क्या हुआ था, जो एडल्ट थे वो निरक्षर ही रह गए, उनके अंदर साक्षरता नाम का कोई चीज़ नहीं था, मतलब पढ़े लिखे होने का कोई बिल्कुल अंश ही नहीं था। उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज आए, लूटे पाटे खाए और निकल गए, ठीक है। वो हमारी जनता पे तो ध्यान दिए नहीं। अब निरक्षरता, सबसे बड़ी बात है कि निरक्षर होने के बाद बहुत सारी कुरीतियाँ जन्म ले ली, जिसमें गरीबी हो गया। गरीबी तो उसका मेन कारण, अगर निरक्षर है तो गरीबी हो गया, वो कुपोषित हो गए, वो अंधविश्वासी हो गए, वो रूढ़िवादी हो गए, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ आ गई। तो ये सब किसके कारण आया? तो ये सब गरीबी, निरक्षरता के कारण आया। आदमी मतलब पढ़ा लिखा न होने के कारण ये विभिन्न प्रकार की, आज भी हमारे समाज में बहुत समाज ऐसा है, गाँव में बहुत पिछड़ा इलाका है कि लोग आज भी अंधविश्वासों में क्या है, लिप्त है। बच्चा अगर बीमार होगा तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, बच्चा अगर बीमार है तो उसको झाड़ फूँक कराने के लिए ले जाएंगे। तो आज भी ये चीज़ें अभी भी बहुत जगह ऐसी है कि अभी भी व्याप्त है, लेकिन बहुत हद तक इन चीज़ों का अब समाज से मतलब इस समाज से ये दूर हो गए हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब ये सब जो ये निरक्षरता है, यही सब कारण, इसी सब चीज़ों का कारण बना। उससे हमारा समाज पीछे हुआ। विभिन्न प्रकार, मजदूर वर्ग क्या आज काम करता है, खाता कमाता, बस इतना ही करता है। उसे अगर ज्ञान होता, शिक्षा उसके पास होती, वो पढ़ा लिखा होता, तो वो हर चीज़ें समझता। उसे क्या होता है, कोई भी आता है भगा के चला आता है, उसकी चीज़ें कौड़ियों के भाव लोग ले लेते हैं। तो यही चीज़, जब पढ़ा लिखे होने की सबसे बड़ी काम यही होता है कि पढ़ा लिखे होने पर इंसान क्या होता है, जागरूक हो जाता है, वो अवेयर हो जाता है, वो अच्छा बुरा समझने लगता है, सही और गलत में भेद करना उसे आ जाता है, उसे सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यही प्रौढ़ शिक्षा मतलब बताने का, गवर्नमेंट का प्रौढ़ शिक्षा लाने का यही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इनका क्या, इनके जीवन में परिवर्तन लाना। किनके? जो ग्रामीण लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अंधविश्वासों से घिरे हुए, इन लोगों की इन चीज़ों को दूर करने के लिए इनको शिक्षित बनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था, ठीक है। तो इनके लिए क्या आया, प्रौढ़ शिक्षा लाई गई। और ये कब लाई गई? तो 2 अक्टूबर 1978 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे ये लाई गई, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ जाना। यह सर्वथा सत्य है कि देश में समुन्नत विकास की पहली शर्त जन समुदाय का शिक्षित होना है। ये सही बात है कि देश उन्नति कब करेगा? जब देश में रहने वाले नागरिक उन्नति कर रहे होंगे। देश का जो कोई एक गाँव होगा, अगर वो उन्नति कर रहा, गाँव का एक परिवार होगा जो वो उन्नति कर रहा होगा, तो ये क्या होता है कि इकाई के रूप में एक सीढ़ी है। जैसे परिवार, परिवार से गांव, गांव से फिर समाज, समाज से फिर क्या होता है, फिर राष्ट्र, मतलब जिला बनता है, जिला से फिर आपका स्टेट बनेगा, स्टेट से फिर आपका देश बनेगा। तो वही चीज़ है कि अगर एक छोटी इकाई, एक परिवार के लोग अगर शिक्षित होंगे तो क्या होगा, एक देश क्या होगा, शिक्षित होगा, समुन्नत होगा। ये सबसे बड़ी बात, इसलिए जन समुदाय का शिक्षित होना जरूरी है। आज़ादी से पूर्व अधिकांश भारतीय निरक्षर थे। जनसंख्या गणना के अनुसार 1901 में भारत की कुल जनसंख्या साक्षरता 5.35 थी। ये पहले का डाटा दिया गया। इस समय प्रेजेंट में 77.7% क्या है, शिक्षित, मतलब ये जो आंकड़ा, मतलब कुल साक्षरता दर इतने प्रतिशत, 77.7% है इस टाइम साक्षरता दर। आपको प्रेजेंट का मैं बता रही हूँ। देश का विकास केवल सड़क निर्माण करने, अस्पताल बनाने, कल कारखाने खोल देने, दूर संचार तकनीकों के विकास अथवा बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनाने से नहीं है, अपितु देश का विकास नागरिकों के समृद्ध और शिक्षित होने से है। ये सबसे बड़ी बात। अब तो देखिए गाँव गाँव में लड़कियाँ पढ़ने जाती है, कई गाँव में कई कई स्कूल बन गए। अब गार्जियन समझ रहा है कि इनको पढ़ने की ज़रूरत है। पहले के गार्जियन पढ़ने को महत्व नहीं देते थे, लड़कों को तो पढ़ने का महत्व भी देते थे, लड़कियों को तो वो भी नहीं देते थे कि लड़कियां क्या करेंगी, पढ़ के क्या करेंगी, इनको तो चूल्हा चौका करना है, इनको किसी का घर जाके बसाना है। पहले के लोगों की मानसिकता ऐसी थी।
हम बालिकाओं, हम लड़कियों के प्रति। लेकिन क्या हुआ, जब ये खुद शिक्षित हुए तब इन्होंने शिक्षा का महत्व जाना। जब ये प्रौढ़ एडल्ट शिक्षित होंगे तभी तो वो अपनी नई जनरेशन को उस चीज़ों का महत्व समझेंगे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए वो खुद तत्पर रहेंगे। तो वही चीज़ें हैं कि जब ये खुद शिक्षित हुए तो उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। ये जाने कि नहीं, लड़के लड़कियां बराबर है, वो बराबर के हकदार है, जितनी उनको ज़रूरत है शिक्षा की उतनी इनको भी ज़रूरत है। उन्होंने शादी की एज समझी, उन्होंने लड़कियों का महत्व समझा, लड़कियों का दायरा क्या है, लड़कियों की स्थिति क्या है, वो हर चीज़ जाने। कब जाने, जब वो शिक्षित हुए। उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जब स्कीम चलाई, जब उसमें वो भाग लिए। तो वही चीज़ है कि क्या हुआ कि अब यहाँ तक आपने जान लिया। अगला आता है प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षण प्रक्रिया, डिफिनेशन एंड टेक्निक प्रोसेस ऑफ एडल्ट एजुकेशन। अब आप जानिए प्रौढ़ शिक्षा होती क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य सा अर्थ है वयस्कों प्रौढ़ों को शिक्षित करना। इसका बस सामान्य सा अर्थ क्या है कि प्रौढ़ों को या वयस्कों को, जो एडल्ट है उनको क्या करना, शिक्षित करना। जो लोग अपने जीवन में किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। मगर प्रौढ़ों को शिक्षित करना इतना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। उनकी पुरानी जो रीति रिवाज है, उनकी संस्कृति है, उनकी रूढ़ियाँ हैं, वो उससे ग्रसित रहते हैं। उनका कहना है कि अब मैं पढ़ लिख करके क्या करूँगा, मेरे पैर तो कब्र में हैं, अब मुझे पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ के मैं कुछ नहीं बना पाऊँगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। तो वही चीज़ है कि ये क्या होता है, इनको पढ़ना लिखाना सिखाना क्या था, आसान नहीं था। प्रौढ़ आसानी से सीखने को, पढ़ने लिखने को तैयार नहीं होते। उनका एक ही उत्तर होता, अब हम पढ़कर क्या करेंगे, जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके। जब माँ बाप ने ही हमें नहीं पढ़ाया तो अब हम क्या करेंगे पढ़ के। ये सभी बातें उन्हें नकारात्मक विचार होते हैं, जिन्हें सकारात्मक हाँ में बदलना होता है। किसके माध्यम से? तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। प्रौढ़ जिस व्यवसाय, धंधे, रोजगार से जुड़े हैं, यदि उससे संबंधित बातें बताई जाएं तब तो वे सुन समझ सकते हैं। मतलब अगर वो कृषि से संबंधित है, कृषि में भी अगर वो धान की खेती लगा रहे हैं, तो अगर आप उससे संबंधित उनको चीज़ें बताएंगे तब तो वो समझेंगे। लेकिन अगर उन्हें कह देंगे कि मैं मक्के की खेती के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो वो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, भले वो कृषि से ही संबंधित है। तो क्या हुआ? तो वही चीज़ है कि उन्हें उनसे संबंधित बातें बताई और सुनाई जाए, उसी के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाए। कैसी कैसी दवाएं का उपयोग किया जा रहा है, कितने समय का है, उन्हीं चीज़ों को उन्हें बताना, उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। परंतु जो बातें उनके व्यवसाय रोजगार से संबंधित नहीं होती, उनके बारे में वे सुनना तक नहीं चाहते। उनका एक ही तर्क रहता है, ये बातें मेरे काम की नहीं है। वे केवल उन्हीं समस्याओं के हल चाहते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सरल शब्दों में समस्याओं के हल, सरल शब्दों में अभिज्ञात आवश्यकताओं का समाधान प्राप्त करना ही प्रौढ़ों का जीवन आदर्श है। मतलब जो समस्याओं के बारे में उनकी ज्ञान नहीं है, जिन आवश्यकताओं के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उन्हीं आवश्यकताओं का समाधान करना ही क्या है, प्रौढ़ों का जीवन आदर्श होता है। उन्हीं समस्याओं के बारे में अगर वो जान जाए, उनको दूर करने का उनको समझ आ जाए, तो अतिरिक्त ज्ञान का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। भविष्य के लिए कुछ भी सीखना उनके स्वभाव के विरुद्ध होता है। आगे काम आएगा जैसी बातें केवल बड़े बालकों तथा किशोरों के संदर्भ में ही लागू होता है। प्रौढ़ों के लिए शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होना एक आवश्यक शर्त है। इसके अभाव में वे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। उदाहरणार्थ, एक पशुपालक केवल पशु के पालने से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उसको आप कृषि के बारे में बताएंगे तो नहीं समझेगा। मतलब जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जो काम वो प्रेजेंट में कर रहा है, अगर आप उसकी चीज़ें उसको बताएंगे तो वो चीज़ें सुनेगा। लेकिन अगर आप उससे कहीं भी इधर उधर की बातें करेंगे तो प्रौढ़ नहीं पसंद करेंगे सुनना उस चीज़ को। प्रौढ़ कौन? एडल्ट लोग, ठीक है। सारांश में प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रौढ़ या वयस्क लोग यही बातें सीखते हैं जो उनके काम की होती है। वे बड़ी मुश्किल से पढ़ना लिखना सीख पाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में झिझक तथा शर्म महसूस होती है। उन्हें सिखाने के लिए परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का श्रेष्ठ विधि है। परिणाम प्रदर्शन में भी क्या होता है? परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, ये प्रदर्शन की दो टाइप है, ठीक है, प्रदर्शन के। तो परिणाम में क्या हो? परिणाम प्रदर्शन क्या होता है? किसी चीज़ का रिजल्ट दिखाना। विधि प्रदर्शन में कोई काम करके दिखाना। कोई काम करने का मतलब लर्निंग बाय डूइंग। अब परिणाम प्रदर्शन का मतलब क्या होता है?
होता है सीइंग बाय बिलीविंग, मतलब देख कर, परिणाम देख कर ही वो चीज़ों को सीखने पे तैयार होंगे, उसके उसके रिजल्ट को देख के। वही चीज़ का आगे उन्हें सिखाने के लिए परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन श्रेष्ठ विधि है। जब वे किसी चीज़ का श्रेष्ठ परिणाम देखते हैं तो उनके भीतर उस कार्य को करने की ललक पैदा होती है। उनकी सोच, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति तथा कार्य संपादन शैली में परिवर्तन होता है। पर जब उसको कर वो रिजल्ट देते, जैसे क्या हुआ कि जैसे परिणाम प्रदर्शन लॉन्ग टाइम का है, ठीक है, कैसे, जैसे आपने किसी को दिखाना है कि ये इस धान के बीज की उपज अच्छी ना होके इस धान के बीज की उपज अच्छी होगी, तो आपको पहले खेत चाहिए, खेत में आपको उसको बोने के लिए मतलब उसकी बुआई करनी पड़ेगी उस बीज की, उसके तैयार होने तक, फसल तैयार होने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद जब आप फसल अच्छी हो जाएगी तब परिणाम आप उसका दिखा सकते हैं। हाँ, वो परिणाम क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्थिर हो जाता है, उसका असर ज़्यादा होता है। ये बात है कि असर परिणाम प्रदर्शन का ज़्यादा होता है और उस पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि क्या होता है, रिजल्ट उनके आँख के सामने होता है। वही कहने का मतलब है कि उनकी सोच, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति तथा कार्य संपादन शैली में परिवर्तन होता, परिणामतः वे नई चीज़ों को अपनाने एवं नई बातें सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इतनी बातें समझे। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य सा अर्थ है कि वयस्कों एवं प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा, वो इसको सीखने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। अब आप सोचेंगे पूर्वाग्रह क्या? तो जो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, रूढ़ियाँ, उनकी संस्कृतियाँ, उनकी मनोवृत्तियाँ, उनके मैं पढ़ के क्या करूँगा, मैं अब पढ़ के क्या बना बिगाड़ लूंगा, ये सब बातों से क्या होते हैं, वो ग्रसित, मतलब उन्हीं बातों में वो घिरे होते हैं। तो वो इसलिए क्या, पढ़ने लिखने में उनको झिझक होती है कि अब मैं क्या करूंगा पढ़ लिख के। लेकिन जब पढ़ लिखने का मतलब, जब उनको परिणाम प्रदर्शन द्वारा कोई चीज़ें दिखाई जाती है, जब उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो उसका क्या होता, असर उनको पड़ता है, उनकी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। बस मात्र इतनी सी बात है। और प्रौढ़ शिक्षा आई कब थी? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1978 में प्रौढ़ शिक्षा गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन पे लाई गई थी। ठीक है, अब आप देख लीजिए बाल शिक्षण, इसमें जो शिक्षा का दिया तो इस टाइम साक्षरता दर कितनी है? तो 77.7% इस समय साक्षरता दर है। बाल शिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा में अंतर क्या है? बाल शिक्षण जो चिल्ड्रन, जो चाइल्ड जो सीखता है, जो एजुकेशन लेता है, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वही शिक्षा। और एडल्ट शिक्षा जो प्रौढ़ में अभी बताए, उनके बीच में अंतर क्या है? तो आप देख लीजिए, इधर बाल शिक्षण दिया है, इधर प्रौढ़ शिक्षा दिया है। ठीक है, चाइल्ड टीचिंग एंड एडल्ट टीचिंग। नंबर 1 पे लिखा है कि बालकों के लिए जीवन एक खुली किताब की तरह है, हर बात उनके लिए नई होती, क्योंकि बच्चा धरती पे जन्म लिया है, धीरे धीरे शैशव से क्या होता है, बाल्या से क्या होता है, किशोरा से क्या होता है, तब जाके ना कोई वयस्क होगा, एडल्ट आएगा, वयस्क अवस्था। तो इतने स्टेज के बीच क्या होता है, वो बच्चा तो अभी धरती पे जैसे है, वो नई नई चीज़ें सीखना शुरू करता है, जानना शुरू करता है, माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करता है। तो हर दिन उसके लिए कुछ नया है, कुछ नई चीज़ें सीखना है। तो वही चीज़ें यहाँ लिखा है। प्रौढ़ में क्या लिखा है? प्रौढ़ अनुभवी होते। अब भैया इतना स्टेज पार करके प्रौढ़ बने बच्चे, और बीच में कितनी 3 स्टेज तो उन्होंने पार करके प्रौढ़ के पास पहुंचे, तो वो सिंपल सी बात है, अनुभवी होंगे। पूर्वाग्रह देखिए यहाँ पे लिखा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं। वो क्या, अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़ी चीज़ों से, अपनी संस्कृतियों से, अपनी मनोवृत्तियों से, अपने परिवेश से, अपनी झिझक से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, जीवन के विविध आयामों के प्रति उनके कुछ मान्यताएं होती, परिणामतः वे कुछ भी सीखने से पहले अनेक बार सोचते हैं। बालकों को सीखने के लिए क्रिया, उत्सुकता या दबाव से प्रभावित होता है। जैसे क्या होता है, मैम बच्चे ने को होमवर्क मिलता है, उसको रोज करना होता है, उसे नेक्स्ट डे दिखाना होता है, अगर नहीं दिखाता तो उसको पनिश किया जाता है। तो ये क्या होता है, उनको दबाव से प्रभावित होती है, उत्सुकता या दबाव से उन्हें प्रभावित, उनका असर डाला जाता है। प्रौढ़ों को सीखने की क्रिया निरीक्षण अथवा परीक्षण से प्रभावित होती है, मतलब है उन पर परीक्षण जो होता है, टीचिंग, निरीक्षण, इन सब चीज़ों से उनका क्या होता है, इन पर प्रभाव पड़ता है। बालक आसानी से नई नई चीज़ों को सीख लेता है। उनका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर जो कुछ लिखा जाता है, छप जाता है, वही व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो खाली दिमाग है, खाली स्लेट की तरह है, और उस पर जो भी चीज़ उनको बताएंगे वो उस पर लिखते जाएगा, छपते जाएगा, वो उसी हिसाब से लड़ते जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का असर पड़ता है बालक के मस्तिष्क पे या बालक के विकास पे। कहते हैं ना कि वातावरण का और आनुवंशिकता का दोनों का असर पड़ता है, मतलब उसके परिवेश का भी असर पड़ता है। तो वही चीज़ जो उसको बताया जाएगा, जो चीज़ वो अपने अगल बगल देखेगा उसको सीखते जाएगा। लेकिन प्रौढ़ों क्या करते हैं? तो प्रौढ़ों को सीखने की क्रिया निरीक्षण अथवा परीक्षण द्वारा होती है। अब मैं बता चुकी हूँ, प्रौढ़ किसी भी चीज़ को सीखने से पूर्व उसके संबंध में जानकारी जुटाते हैं, उसे जांचते हैं, परखते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इन स्टेज से गुजर चुके होते हैं, परखते हैं और अपने अनुभव की कसौटी पर खरा होने पर ही उसे स्वीकारते हैं, तत्पश्चात ही कोई नई चीज़ सीखते हैं।
नेक्स्ट आता है कि बाल शिक्षण आवश्यकता केंद्रित नहीं होती। बाल शिक्षण आवश्यकता केंद्रित नहीं होती, बालकों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षित किया था। बालकों को जो शिक्षा दे दी जाती है ये नहीं कि उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखे, मतलब उनकी कृषि कैसी की जा रही है, उनको खाना कैसा दिया जा रहा है, उनको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनको शिक्षा नहीं दी जाती। कैसा, उनके भविष्य को ध्यान में रख के उनको शिक्षित किया जाता है। लेकिन जो प्रौढ़ होते हैं ये उनकी आवश्यकता केंद्रित शिक्षा होती है। जैसे उनको, जैसे आपको मैं बताई ना कि अगर उनको धान की खेती करने की पसंद है, उनका इंटरेस्ट है, वो करते हैं, तो वो मक्की की खेती में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यही चीज़ है कि उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख के उनको शिक्षित किया जाना, यही सबसे अच्छा उदाहरण है। छोटे बालकों की एक साथ सामूहिक रूप से अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान दिया जाता है। और सही बात है, आप जानते हैं इसमें क्या बताना, लेकिन बड़ों को ऐसा नहीं किया था। उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन्हें उनका ज्ञान दिया जाता है। प्रौढ़ों को सामूहिक रूप से बिठाकर शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता, क्योंकि प्रत्येक प्रौढ़ की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है और इनकी शिक्षा कैसी आवश्यकता केंद्रित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आवश्यकता केंद्रित प्रौढ़ों की शिक्षा होती है। आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। प्रौढ़ महिला जहाँ घर परिवार, भोजन, खाना पकाने आदि बातों में रुचि रखती है, वहीं प्रौढ़ पुरुष खेती पालन, पशुबाड़ी, मतलब पालन इत्यादि में ध्यान रखता है। नंबर 6, बाल शिक्षण में व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया जाता। बाल शिक्षण में व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया जाता, ध्यान देना। बालकों को पढ़ाते वक्त उन्हें यह ज्ञात रहता है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। उनका पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है। इनका जो, आप जैसे जानते हो ना, नर्सरी का सिलेबस क्या होगा, केजी फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा, केजी सेकंड का क्या होगा, अल्फ़ाबेट उन्हें कब पढ़ाया जाएगा, उन्हें a² + b² + 2ab ये कब सिखाया जाएगा, उन्हें अंक गणित कब सिखाया जाएगा, उन्हें बीज गणित कब सिखाया जाएगा, ट्रांसलेशन का करना कब सिखाया जाएगा। ये सब का क्या होता है, ये सब एक सिलेबस निश्चित होता है कि इस क्लास में जाके उनको ये चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन उनका पाठ्यक्रम क्या होता है, पूर्व। लेकिन ये जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है इसमें। मतलब स्वयं का निर्णय, मतलब स्वयं, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, पर्सनल निर्णय, पर्सनल डिसीजन होता है उनको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन क्या बाल शिक्षण में पर्सनल डिसीजन होता है? उनका कोई पर्सनल डिसीजन नहीं होता कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उनका क्या होता है, उनका सिलेबस पहले से निर्धारित होता है, उनको वही पढ़ना है। लेकिन जो प्रौढ़ शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, उनका पर्सनल डिसीजन होता है कि उन्हें क्या जानना है क्या नहीं जानना, वो जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। बालकों को बलपूर्वक या लालच देकर सिखाया जाता है। तो आपको पता ही होगा, बच्चा ये चैप्टर तू याद कर लेगा, तेरे को मैं चॉकलेट दूंगी, तेरे को यहाँ घुमाऊंगी, ऐसे बोलते हैं ना, वही चीज़ है। प्रौढ़ों को बलपूर्वक नहीं सिखाया जाता। क्या सीखना है, किस सीमा पर सीखना, उनका निर्णय वे स्वयं करते हैं, मतलब वही व्यक्तिगत निर्णय उनका होता है। 8वां नंबर है, बालकों को हिंदी, अंग्रेजी, व्याकरण, गणित आदि की शिक्षा दी जाती है। इनको क्या, इनकी आवश्यकता की शिक्षा दी जाती है। बालकों का शिक्षण का शुभारंभ अंक ज्ञान, अक्षर, शब्द इत्यादि से किया था। इनका क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट, इनका अंक ज्ञान नहीं होता, इनको शब्दों का प्रयोग कराना सिखाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें अंतर अगर एग्जाम में आ जाए तो भूल जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा का प्रारंभ वर्णमाला अथवा अंक ज्ञान नहीं होता, अपितु सीधे शब्दों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इस चीज़ को, जैसे किसान, खेत, हल, बैल, कुदाल, फावड़ा इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक जब सीखता है तो वह अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाता है। ये बात आपको तो सबसे कुछ नहीं उसको आता है। उसको पहले गोला बनाना सिखाते हैं, फिर पाई, सीधी पाई की स्टैंडिंग लाइन, वो भी कैसे, पहले एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, पहले पॉइंट मिलना सिखाएंगे, ऐसे उनको चीज़ें बताते। तो उनको कुछ नहीं आता, उनको सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन जो प्रौढ़ होते, क्या होता है, प्रौढ़ जब सीखता है तो वह, प्रौढ़ जब सीखता है तो जानकारी की तरफ अग्रसर होता है। प्रौढ़ को चीज़ें पता होती है, उसे बस उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। ठीक है। बालक सीखने से पूर्व उन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उन्हें उनके बारे में बताया जाता है। प्रौढ़ शिक्षक के विषय बहुत दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, अतः आवश्यकता पे आधारित होते हैं, तो उनके दैनिक जीवन से ही संबंधित होंगे। अतः वे उन वस्तुओं से पूर्व परिचित होते हैं। ये तथा सतत शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आता है 12 नंबर, बालक छोटे छोटे अपरिपक्वता अनुभवहीन होते हैं। वे घर संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सीधे साधे, सच्चे व सरल होते हैं। प्रौढ़ अनुभवी एवं परिपक्व होते हैं, उनके पास अनुभव एवं ज्ञान का भंडार होता है, वे धारणाएं बनाते और बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट है, बाल शिक्षण में बालकों को उत्तम भविष्य के लिए शिक्षित किया था। इनको क्या किया था, प्रौढ़ों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक आवश्यक शर्त होती, परिणाम पहुंचाना, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। इनकी आवश्यकता, कहने का मतलब जो इनकी आवश्यकता है, जो इनकी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखे, वही इनका लक्ष्य होता है। उन लक्ष्य के अनुसार उनको इनकी आवश्यकताओं तक इनकी आवश्यकताएं क्या है कि इनका स्तर ऊंचा हो जाएगा, इसके लिए इनको शिक्षित करना या बताया जाता है। ठीक है। बाल शिक्षण उपचारी शिक्षण नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, इनको सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कहने का मतलब किसी प्रकार की सेवा कि जैसे होता नहीं, जैसे किसी प्रकार की इनकी सेवा नहीं इनको दी जाती है, पर ये जो प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, ये उपचारी होती है, इन्हें रेमेडी की ज़रूरत होती है। जैसे इनके माध्यम से व्यक्ति को अनेक समस्याओं से जूझने की इनको क्या कहती है, शक्ति दी जाती है, इनको समस्याओं से जूझने का तरीका बताया था। पर ये बालकों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती, बालकों को कहाँ अंक ज्ञान, शब्द ज्ञान, ये सब चीज़ें बताई थी। लेकिन जब प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन है, उसमें इनको समस्याओं से, जैसे देखिए अगर आपकी कृषि मतलब आपने कोई फसल लगाई, वो फसल ऑटोमेटिक झुलसने लगी, तो उस झुलसने की जो ये स्टेज आई है, उससे आपको बाहर निकलने का ही निजात बताया जाता है। ठीक है, इसी को उपचारी शिक्षा कहते हैं। आपको उस चीज़ से लड़ने की आपको क्षमता बताई जाएगी, किस माध्यम से आप उस चीज़ से निजात पा सकते हैं। यही क्या होती है, उपचारी शिक्षा होती है, उसे रेमेडी टीचिंग कहते हैं। ठीक है, बाल शिक्षण क्रियात्मक शिक्षण नहीं है। बाल शिक्षण क्या है, क्रियात्मक शिक्षण नहीं होता। प्रौढ़ शिक्षण क्रियात्मक शिक्षण, बाल शिक्षण क्रियात्मक शिक्षण थोड़ी होता है। ये तो क्या होता है, ये इनको तो बताया जाता है सारी चीज़ें, ये इनको एक मतलब ए से जेड तक इनको हर चीज़ें क्या होता है, बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। प्रौढ़ शिक्षा क्रियात्मक होती है, इससे न केवल व्यक्ति का विकास होता है अपितु राष्ट्र भी विकास के पथ पर अग्रसर। इनको क्या होता है, क्रियात्मक शिक्षण दिया जाता है ना। खेती कैसे की जाए, पशुपालन कैसे किया जाए, आपको मक्खी पालन करना है, मतलब मधुमक्खी पालन करना, सेरीकल्चर, तो वो कैसे किया जाए। कपास की खेती करनी है तो कैसे किया जाए, कपास की खेती कर लिए तो उसको कैसे 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 मिल तक पहुंचाया जाए जिससे आपको अच्छा धन मिले। पिपरामेंट की खेती कैसे की जाए, ऐसी खेती कौन सी है जिसमें ज़्यादा कम लागत में ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति हो। तो ये सब क्या होती है, सब क्रियात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर आता है प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। क्या है इनका कॉन्सेप्ट। प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो देश के सर्वांगीण विकास में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के प्रत्येक नागरिक को सुशिक्षित होना आवश्यक है। अनपढ़ व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता तो वह किस प्रकार देश के आर्थिक सामाजिक विकास में, राजनीतिक जीवन में योगदान दे पाएगा। सही बात है, अनपढ़ बेचारा अपना ही ध्यान नहीं रख पाएगा, अपनी ही घर की ज़रूरतें नहीं, अपने ही घर की चीज़ों की समस्याओं को वो नहीं सुलझा पाएगा। कोई लेटर आ गया, अब तो लोग शिक्षित हो गए, अब तो मोबाइल आ गया, अब तो फ़ोन आ गया, इंसान बात कर रहा। पहले क्या होता था, चिट्ठी आती थी, चिट्ठियाँ जिसे पत्र कहते थे, तो चिट्ठियाँ आती थी, तो लोग क्या करते थे, उन पत्रों को पढ़ाने के लिए दूसरे के घर जाते थे। तो वो उनकी समस्याएं थी ना, अगर उनको किसी का बेटा बाहर गया, अगर वहाँ से चिट्ठी दिया तो वो तो शिक्षित थे नहीं, तो उसको पढ़ाने के लिए दूसरे घर किसी पढ़े लिखे बच्चे को खोजते थे। तो ये समस्या ही तो थी ना, है। तो जिसको खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने पता था तो देश की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या किया गया, प्रौढ़ शिक्षा लाई गई कि ये भी तो हमारे देश के हिस्सा है। अगर ये शिक्षित है तो हमारा देश कैसे आगे पड़ेगा, इनको भी तो शिक्षित करना जरूरी है। वही चीज़ें कि यह 100% सत्य है कि प्रौढ़ अनुभवी एवं परिपक्व होते, मगर वे पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस्ड तथा परंपरावादी धारणाओं से ग्रसित होती है। मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ, आप समझ रहे होंगे। वे किसी भी चीज़ को तुरंत नहीं स्वीकारते। इसके अलावा उनकी रुचि में वह खुलापन में आगे ये भी बताऊंगी कि लैगार्ड क्या होता है, मतलब एडल्ट जल्दी सीखने वाले क्या होते हैं, अभिग्राही किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं भी नवाचार करके एक चैप्टर है उसमें सारा कुछ है, वो भी मैं आपको बताऊँगी पूरा। वे किसी भी चीज़ को तुरंत नहीं स्वीकारते हैं। इसके अलावा उनकी रुचि में वह खुलापन तथा व्यापकता भी नहीं पाई जाती जो एक किशोर के मन में होती है। वही कहने का मतलब है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं, इनका मन दबा होता है, इनके मन में झिझक होती है क्योंकि वे चीज़ें वो किए नहीं होते। उनके अंदर क्या होती है, उन चीज़ों को मतलब वो चीज़ों से सीखने के प्रति क्या होता है, घुटने टेक देते, भाई मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैंने कभी किया नहीं है, बस इतनी सी बातें हैं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें नई नई जानकारियाँ प्रदान की जाती है, उन्हें बदलते समय के साथ समायोजित करना सिखाया जाता है ताकि वे देश को विकास की धारा के साथ जुड़ जाए। अतः उनका शिक्षण क्रियात्मक शिक्षण, फंक्शनल टीचिंग होना चाहिए। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन भी ऐसा, प्रौढ़ों की शिक्षा कैसी होती है, क्रियात्मक होती है, साधारण होती है, नए विचारों पर आधारित। तो उनकी शिक्षा कैसी होती है, फंक्शनल होती है, क्रियात्मक शिक्षण होता है। क्रियात्मक शिक्षण उनके व्यक्तित्व तथा व्यवहार को अपने व्यवहार प्रकार से प्रभावित कर सकता है।
पत्र पत्रिकाएं अखबार आदि पढ़कर समकालीन स्थितियों से स्वयं को जोड़ना, लेखन द्वारा अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना, अपने रोजगार कार्यक्षेत्र धंधे आदि से अत्याधुनिक उपकरणों यंत्रों तकनीकी आदि से परिचित होना। ठीक है, इसीलिए शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन ने सन 1964 से 66 में प्रौढ़ों के लिए क्रियात्मक शिक्षण पर काफ़ी जोर दिया। चीज़ को ध्यान रखिएगा, कौन सा आयोग? तो शिक्षा आयोग। एजुकेशन कमीशन ने किस सन में? तो 1964 से लेकर 66 में प्रौढ़ों के लिए क्रियात्मक फंक्शनल टीचिंग पर काफ़ी जोर दिया। आयोग ने यह स्वीकार किया कि प्रौढ़ शिक्षण से तात्पर्य केवल प्रौढ़ों को पढ़ना लिखना सिखाना या अक्षर ज्ञान कराना ही उद्देश्य नहीं, अपितु सभी प्रौढ़ सही प्रौढ़ शिक्षण तो वह है जो व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होता। आप समझ गए, ये जो एजुकेशन कमीशन है वो सन 1964 से लेकर 66 तक प्रौढ़ों को क्या हुआ, फंक्शनल टीचिंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया। उनका ये मानना था कि इनको किताबी ज्ञान देने से इनका विकास नहीं होगा, ये आगे कब पढ़ेंगे, जब ये क्या करेंगे, जीवन के प्रति इनको मतलब अपनी चीज़ों का, अपनी स्थितियों का ज्ञान होगा, नई चीज़ों नई तकनीकियों का ज्ञान होगा, ये इनका मन मस्तिष्क बदलेगा, तब जाके क्या करेंगे, ये जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और यही इनको सहायक भी सिद्ध होगा। ठीक है, सन 1965 में यूनेस्को द्वारा तेहरान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 1965 में यूनेस्को ने तेहरान में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें यह बात खुलकर सामने आई कि पढ़ने लिखने की प्रक्रिया द्वारा लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध होने चाहिए जिससे जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नवीन ज्ञान नवीन जानकारी प्राप्त हो तथा कार्य संपादन शैली में निपुणता आए, उत्पादन बढ़े, सामाजिक जीवन में सहभागिता का विकास हो। स्मरण रहे कि साक्षरता से तात्पर्य न केवल पढ़ना लिखना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि आपको याद रहे, साक्षरता से तात्पर्य न केवल पढ़ना लिखना है, अपितु यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ये बात कई बार बता दी हूँ कि प्रौढ़ों की शिक्षा, ग्रामीणों की शिक्षा, एक एज पर्टिकुलर किसी एज की शिक्षा इसलिए है कि इनको इसलिए फंक्शनल टीचिंग कराई जाती है, क्रियात्मक शिक्षण दिया जाता है, इनके व्यवहार मनोवृत्तियों कौशल में परिवर्तन किया जाता है, जिसके माध्यम से इनके स्तर में परिवर्तन हो। क्या हो? इनका ये अपनी मूल्य समझे, जब ये अपनी मूल्य को समझेंगे तो ये एक लक्ष्य बनाएंगे, जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो इनका स्तर ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा, तो इनका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसका स्वरूप अत्यंत विस्तृत है, जो व्यक्ति को निरंतर आत्मोन्नति में सहायता प्रदान करती है। यह एक प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। प्रेरक आप समझते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है आपको पता है ना, मूल्य लक्ष्य और स्तर, तीन ही उत्प्रेरक तत्व हैं। तो देखिए यहाँ लिख रहा है क्या, एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति अधिक शिक्षित, कार्यकुशल, व्यवहार कुशल और विवेकी बनता है। ठीक है, साक्षरता कार्यक्रमों के घटक, कंपोनेंट ऑफ लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए कितना सही बचा, थोड़ा सा बचा, मैं चैप्टर खत्म कर दूंगी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री C.L. कुंडू, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री C.L. कुंडू के अनुसार साक्षरता कार्यक्रमों के प्रमुख घटक निम्न हैं। कौन कौन से? 3 घटक इन्होंने बताए हैं। नंबर 1 पे इन्होंने कहा साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा लोगों को पढ़ने लिखने तथा अंक गणित में इतनी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। किसके माध्यम से? किन्होंने ये बात कही? C.L. कुंडू ने कही कि इनको पढ़ने लिखने के साथ अंक गणित और योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे ये क्या करे, अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रख सके, स्व प्रयासों से वे आगे भी अध्ययन कर सके। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में रुचि तथा उत्सुकता पैदा करने वाला तत्व होना चाहिए। कुंडू ने कहा अंक गणित का पढ़ने लिखने के साथ अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए और साक्षरता के साथ उनके रुचि और उत्सुकता पैदा करना भी होना चाहिए, जिससे क्या उनके अंदर दक्षता, स्किल पैदा करने का तरीके उत्पन्न हो। नेक्स्ट, साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाना चाहिए। जो बिल्कुल अनपढ़ है उनको साक्षर बनाना चाहिए, ताकि वे देश के, समाज के, राजनीतिक जीवन में सकारात्मक भागीदारी निभा सके। मतलब पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव, उनकी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बने समाज में। ठीक है, राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में दिलचस्पी ले सके। मतलब उनको पता हो कि न्यूज़ आया, न्यूज़ में ये चीज़ें लिखी हैं तो ये ऐसे है। जैसे उनको क्या है, जैसे कुपोषण की समस्या है तो वो अगर पढ़े लिखे होंगे, वो पेपर पढ़ेंगे, वो न्यूज़ पढ़ेंगे, वो जागरूक होंगे, तो वो जानेंगे कुपोषण आया कहाँ से, कुपोषण की दिक्कत कहाँ से उत्पन्न हुई। तो वो जानेंगे कि हम अच्छे भोजन नहीं लेते, हम भोजन पे कम खर्चा करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम उल्टी सीधी चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जानेंगे कि कुपोषण के माध्यम से हम दवाओं पे पैसा खर्च
करें। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारा पैसा भी बचेगा, दवाओं पे जो खर्च हो रहा है उनकी भी बचत होगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, उनकी क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी के कारण क्या होगा, उनकी सोच बदलेगी, उनके समाज में क्या होगा कि स्टेटस होगा, एक वो क्या करेंगे, अपनी एक छवि बनाएंगे। कहने का मतलब यही है बस। संक्षेप में, एक सभ्य तथा सुसंस्कृत समाज के निर्माण में पढ़ा लिखा नागरिक का होना एक आवश्यक शर्त है, मतलब होना ही चाहिए। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो उसमें सोचने विचारने की शक्ति होगी, वह अपने पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन समझदारी पूर्वक, पूर्व निष्ठा एवं ईमानदारी से कर सकेगा। पारिवारिक, अपने परिवार मतलब अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने लोगों का जीवन आराम से कर सकेगा जब वो खुद समझदार होगा। जब उसे पता है, जैसे मान लीजिए उसने अपने नाली को खोल के रखा, उसके घर में जो नाली निकली है जिसमें से पानी बह रहा है गंदा, उन नालियों को खोल के रखा है, तो अगर वो जानेगा कि अगर नालियाँ ये खुली रहेंगी तो इसमें पानी सड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे, तो हमें तो काट के मलेरिया फैलाएंगे, आस पड़ोस के लोगों को भी मलेरिया होगा। तो जब वो इस चीज़ों को जानेगा तब वो क्या होगा, परिवार का तो उसके कल्याण हुआ है, समाज का भी कल्याण हुआ। वो नाली क्या करेगा, ढक देगा, नाली खुली नहीं छोड़ेगा, तो समाज का भी विकास हुआ। जब समाज का विकास, राजनीतिक मतलब क्या होता है, वो अपने राजनीतिक कर्तव्य, अपने समाज में अपनी स्थिति, अपने समाज में अपने लीडर की स्थिति, अपने लीडर के मतलब बातों को समझना, बूझना, रहना, करना इत्यादि को क्या होगा, उसको अपने कर्तव्यों की, होता है नहीं, वोट देना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। बहुत लोग क्या होता, कहते हैं अरे मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, कहते हैं ना, मतलब इलेक्शन जब आता है तो अपनी वो जानेंगे कि मेरा एक वोट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे देश का उसके प्रति विकास है, हमारे वोट से हमारा विकास होता है, हमारे देश का विकास होगा। तो वो जब अपनी राजनीतिक स्थिति अपना इस जानेंगे कि हाँ मैं क्या हूँ, इस होता है ना, जैसे नेता आते हैं पहले बात करते हैं फिर बाद में कुछ नहीं करते हैं, तो क्या होता है जब वो जानेगा, वो इंसान जागरूक होगा, तो वोट देने से पहले सोचेगा ना, किस इंसान को दे, किस इंसान को नहीं दे, किसको देना मेरी मतलब लाइफस्टाइल बदल सकता है, मेरे समाज को बदल सकता है, मेरे परिवेश को बदल सकता है। तो वही सब चीज़ों से क्या उसको समझदारी आएगी, और उसको क्या होगा, उस चीज़ों को करने में निष्ठा आएगी, ईमानदारी आएगी, और क्या होगा, सर्वांगीण उसका विकास होगा। बस इतनी सी बात है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, अभी तक कुंडू की बात हो रही थी, आपने कुंडू की बात जानी कि आप लिखने पढ़ने का ज्ञान के साथ अंक गणित का भी ज्ञान हो, साक्षरता कार्यक्रम का क्या रुचि उत्सुकता पैदा करना हो, जो एकदम से निरक्षर हो उनको पहले साक्षर बनाना, इन चीज़ों को इन्होंने बताया। अब पाल फेरे ने क्या कहा कि साक्षरता का लक्ष्य लोगों को अपनी तथा अपने परिवेश को बेहतर समझ तथा अपनी स्थिति को उन्नत बनाने के लिए वांछित दक्षता तथा योग्यता प्रदान करना। वही बात है, पाल फ्रेरे ने ये बात कही, वही चीज़ को, अपने लक्ष्य को समझेंगे, अपने लक्ष्य को समझेंगे तो अपने मूल्य को समझेंगे, अपना लक्ष्य बनाएंगे, जब अपना लक्ष्य बनाएंगे तो लक्ष्य जब तैयार है तो भैया स्तर ऊंचा होगा ही होगा। तो ये उन्नत बनाने के लिए दक्षता योग्यता, जब अपना लक्ष्य एक बना लिया है तो उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ स्किल लानी पड़ेगी, कुछ दक्षता लानी पड़ेगी, कुछ योग्यता लानी पड़ेगी। जब वो ये चीज़ें अपनी जानेंगे तभी तो वो काम करेंगे। बस पाल फ्रेडे ने यही बात बताई। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, विवेकशील व ज्ञानी होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारी से करेगा, चरित्रवान होगा, तो निश्चित ही वह राष्ट्र अपने विकास का परचम संपूर्ण विश्व में लहराएगा। ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। अगला आता है कि प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एक मिनट होल्ड करिए आप। प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषाएं, डिफिनेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। विभिन्न समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, संस्थाओं ने प्रौढ़ शिक्षा को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। यूनेस्को ने क्या इसकी परिभाषा दी, तो वो इंग्लिश में दी, और बहुत बड़ी परिभाषा, इतनी बड़ी परिभाषा एग्जाम में नहीं आती है। कुंडू ने क्या कहा देख लीजिए। तो कुंडू ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा न केवल उपचारी या औपचारिक विद्यालयी शिक्षण से संबंधित द्वितीय अवसर कार्यक्रम है। कहने का मतलब बस वही नहीं कि उपचारी मतलब ट्रीटमेंट टीचिंग है, और औपचारिक मतलब विद्यालयी शिक्षण संबंधित है, अपितु प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर उन्हें संबोधित करते हुए एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो प्रौढ़ों को जीवन के परिस्थितियों से अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहयोग प्रदान करते हैं। और इन्होंने यही बात अपने 3 पॉइंट में भी कही है कि उनको
शिक्षा के साथ अंक गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। जो बिल्कुल ही निरक्षर हो उनको पहले साक्षर बनाना चाहिए, ठीक है, और उनके अंदर योग्यताओं का विकास करना चाहिए। तो इसमें आप एक की पॉइंट पकड़ लेना कि उन्होंने क्या कहा था, परिस्थितियों की सफलता की बात की थी। प्रौढ़ों के जीवन की परिस्थितियों से अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इन्होंने किसने कहा था, CL कुंडू ने कहा था। नहीं तो आप यहाँ से ध्यान देना कि इन्होंने कहा था कि ये शिक्षा बस उपचारी या औपचारिकता पे आधारित नहीं है, यह जीवन को ये सफलता पर आधारित है। बस आप इतना सा इसको समझ जाना, ठीक है। किसने कहा था, कुंडू ने कहा था। बर्स्टन ने क्या कहा था, कोई भी सीख अनुभव जो प्रौढ़ों के लिए तैयार की गई हो, जिसमें उन्हीं के स्तर को ध्यान में रखकर विषय वस्तु तथा विधियों का प्रयोग किया गया हो, प्रौढ़ शिक्षा कहलाती है। बर्स्टन ने क्या कहा था कि उनकी विषय ब से, यहाँ भी ब है, यहाँ विषय वस्तु को पकड़ लेना, ठीक है। इन्होंने क्या कहता कि विषय वस्तु तथा विधियों का, ब से बर्स्टन, ब से विषय वस्तु, ब से विधि, विषय वस्तु और विधियों का प्रयोग। कहने का मतलब इनका ये था कि इनके प्रौढ़ शिक्षा क्या है, कोई स्तर को ध्यान में रखकर इनको शिक्षा नहीं देना। इनकी जो स्टेज है, जिस स्तर पे है, मतलब ये जिनकी जो आवश्यकता है, जो ये सीखना चाहते हैं, उसी के अनुसार इनकी विषय वस्तु हो, उसी के अनुसार इनकी उन्हीं विधियों से इनको बताया जाता हो। किसने कहा, तो बर्स्टन ने कहा, विषय वस्तु, विधियाँ और बर्स्टन, ठीक है। अगला आता है लिवराइट। ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी परिभाषा एग्जाम में नहीं आती। अगला है प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य। तो आप देख लो प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा एक आंदोलन या मिशन के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि जब तक निरक्षरता अंत नहीं होगा तब तक निर्धन, बीमारी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपरा, कुरीति इत्यादि का अंत नहीं होगा। निरक्षरता निर्धनता की जननी है, सही बात है, 100% सही है कि अगर निरक्षर है, साक्षरता नहीं है, तो गरीबी जरूरी है, तथा अनेक समस्याओं की जड़ है। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके भीतर आत्मविश्वास को पैदा करना, सेल्फ का विकास करना। कहता है ना, अगर प्रसार शिक्षा किस पे आधारित है, सेल्फ हेल्प पे आधारित है ना, स्वयं की सहायता पे आधारित है ना प्रसार शिक्षा, इसके सिद्धांत के अंतर्गत है। तो ये भी है कि सेल्फ, अपनी हेल्प खुद करो। अब अपनी हेल्प आप खुद करोगे, अपने अंदर किसी कार्य को करने का विचार लाओगे, अगर विचार लाओगे तो कार्य करने का आत्मविश्वास पैदा करोगे, आत्मविश्वास पैदा करोगे तो उसके लिए स्किल चाहिए, स्किल के बाद क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको सेल्फ के विकास की ज़रूरत होती है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी, ठीक है। अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना सिखाता है, ताकि वे अनुभूत क्या होती है, जैसे जो आपकी अनुभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत, शिक्षा की ज़रूरत, इन सब चीज़ों को आपको समझने में कौन सहायता करता है, तो ये प्रौढ़ शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आपको क्या होगा, विचार हो, आपकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो, आपका सर्वांगीण विकास हो, वे अपनी समस्याओं को पहचान कर उन्हें स्वयं दूर कर सके, वे जिस वातावरण में रह रहे हैं उसे और बेहतर बना सके। सरल शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज़ को पकड़िएगा, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण, खुशहाल जीवन को सम्मान व सुख के साथ जिए, ठीक है। विद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य जहाँ छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करना। आपको पता ही संस्थागत शिक्षा क्या होती है, तो डिग्री ओरिएंटेड होती है, लेकिन ये सब शिक्षाएं क्या होती है, डिग्री ओरिएंटेड नहीं होती है। ये क्या होता है, आपके कौशल का विकास करती हैं, आपके मनोवृत्ति को बदलती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो देख लीजिए कुछ प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है, कुछ पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान देख लीजिए। नंबर 1 पे उन प्रौढ़ों को क्रियात्मक शिक्षण प्रदान करना जो कभी भी किसी भी प्रकार के स्कूल से औपचारिक शिक्षण से लाभान्वित नहीं हुए, उनको फंक्शनल टीचिंग देना, ठीक है। कोई जैसे साइकिल की दुकान खोलना सिखाना, ब्यूटी पार्लर क्या है, ब्यूटिशियन कोर्स कराना, ये सब फंक्शनल ही तो है। थ्रेडिंग कैसे बनाई थी, धागे का प्रयोग कैसे किया जाता है, पेडिक्योर कैसे किया जाता है, ये सब क्या है, ये सब फंक्शनल ही है। खेती करना सिखाना, अच्छी इतने कितनी डिस्टेंस पे बीजों को बोना सिखाना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब फंक्शनल टीचिंग है, ठीक है। वो लोग जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करना, जिससे अपना मौलिक ज्ञान बढ़ा सके तथा अपनी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि कर सके, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है उन प्रौढ़ों को क्रियात्मक उपचारिक फंक्शनल रेमेडी शिक्षा प्रदान करना जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था से वंचित रह गए। मतलब इनको कहने का मतलब इनको उपचारिक शिक्षा दी जाती है, इनको क्रियात्मक शिक्षण दिया जाता है। इस चीज़ों को आप ध्यान रखना, इन पॉइंट को पकड़ के रखना। उसे पूर्ण नहीं कर पाए तो पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दिया हो। नंबर 4 है
जन प्रबोधन हेतु देश के प्रौढ़ नागरिकों को आवश्यक सुरुचि संपन्न सांस्कृतिक तथा नागरिक शिक्षण बना देना। नंबर 5 है विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं तथा पेशेवरों को सेवा काल में भी व्यावसायिक तथा कार्यक्षेत्र संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनकी कार्यक्षमता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। अगर वो काम कर रहे हो, अगर रिटायर हो गए हो, तो उसके बाद भी उनको चीज़ें बताना, वो क्या होंगे और कुशल होंगे। नेक्स्ट, यूनेस्को के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनेस्को ने क्या प्रौढ़ शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे यूनेस्को के अनुसार। तो यूनेस्को ने कहा था कि नवीन ज्ञान क्या एक संस्था है, एक एजेंसी है, ठीक है। नवीन ज्ञान, योग्यता, वृद्धि या व्यवहार प्रारूपों की प्राप्ति हेतु अभिरुचि, इंटरेस्ट का विकास करना। यूनेस्को ने कहा था कि नवीन ज्ञान, योग्यता, वृत्ति इत्यादि का विकास करना, मतलब उन प्रौढ़ों के अंदर 2 नंबर पे कहा था प्रमुख समसामयिक समस्याओं, मतलब जो कहते हैं ना करंट, हम लोग करंट न्यूज़ देते हैं ना, करंट अफेयर, जैसे हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, समसामयिक बुक आती है ना कि तुरंत में क्या घटना घटी, तुरंत में क्या हुआ, वही चीज़ है कि समसामयिक समस्या, मतलब अभी हाल ही में जो नई समस्याएं आ गई हो, जैसे कोरोना। अगर कोरोना के बारे में अगर टीवी नहीं रहता, रेडियो, देखिए जागरूकता के लिए मोबाइल पे क्या किया गया था, अगर आप फ़ोन कर रहे थे तो आपकी क्या होता था, जो फ़ोन रिंग टोन बना दी गई थी, फ़ोन उठाते ही कि मतलब कोरोना से बचने के लिए आप दूर रहे, कोई खांसी, अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज़ में कह रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, आपको जागरूक करने के लिए वो चीज़ गई थी। क्योंकि क्यों मोबाइल को चुना गया था, क्योंकि आजकल हर प्रत्येक इंसान के हाथ में, हर मानव के हाथ में क्या है, फ़ोन है, मोबाइल है, ये भी एक क्रांति है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि फ़ोन पे बताया जा रहा था। अगर आप नहीं जानते कि, देखिए हम तो कभी नहीं देखे कि कभी कोई इतना लोगों को हैंड वॉश करना सिखा गया कोरोना, हाथ साफ करना, लोग जल्दी जल्दी हैंड वॉश करते थे, वो हैंड वॉश का यूज़ समझ गए कि हैंड वॉश क्या होता है। पहले लोग राख से, मिट्टी से ऐसे ही हाथ धुल रहे, तो धुलते भी नहीं थे कितने लोग गाँव वगैरह में, लेकिन लोग समझे हाथ धोने का महत्व क्या होता है, सफाई का महत्व क्या होता है, ये सब चीज़ों को समझे। तो वही चीज़ है, किसने, कोरोना ने बहुत चीज़ें नुकसान करा, तो कोरोना ने बहुत चीज़ें, कोविड ने बहुत चीज़ें बता के भी लोगों को चले गए। तो ये क्या थी, हमारी समसामयिक समस्या ही तो थी, पिछले हाल में आई हुई समस्या ही तो थी कोरोना। तो उसके क्या प्रमुख समस्या, सामाजिक परिवर्तनों के तर्कपूर्ण अध्ययन का विकास करना। किसने, यूनेस्को ने कहा। व्यक्ति तथा उसके भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के पारस्परिक संबंधों के मध्य सजगता बढ़ाना। कार्यक्षेत्र में व्यक्ति को चेतना तथा प्रभावी सहभागिता को सुनिश्चित करना, मतलब उसको जागरूक बनाना। कहने का मतलब जिस कार्य में वो व्यक्ति लगा हुआ है उसमें क्या करना, उसकी सहभागिता को निश्चित करना, उस कार्य को करना चाहिए, उसको जागरूक बनाना। लोगों को परंपरागत रीति रिवाजों तथा संस्कृतियों की समझ विकसित करना तथा उनके प्रति आदर भाव की स्थापना करना, मतलब जो उनकी रीति है, उनके रिवाज, उनकी संस्कृतियों को समझना, उनमें क्या आदर भावना रखना। ये नहीं कि किसी की संस्कृति है कि हमें ज़मीन पर बैठे खाना है, हमें शाकाहारी भोजन करना है, तो नहीं, उनकी संस्कृति का क्या करें, अवहेलना करें, ऐसा कभी नहीं करना है। किसने कहा, यूनेस्को ने कहा। तो संक्षेप में प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या था, अपनी सूझबूझ से आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी पूर्ति करना, अपनी, तभी तो कहा गया व्यक्तिगत निर्णय होता है, पर्सनल डिसीजन के अंतर्गत रखा जाता है, अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप करना, अपनी कार्यकुशलता तथा कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ताकि अर्थोपार्जन द्वारा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इस प्रकार जब संसार का सभी व्यक्ति खुशहाल रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा, तो निश्चित ही राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा का महत्व। मुझे लगता है ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और मैं आज खत्म कर देती हूँ। नेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसार गतिविधियों का इतिहास मैं ये बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं प्रसार शिक्षा पूरा खत्म करके उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का आपको क्या करवाऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी। और मैं ये, या तो मैं एक पूरी यूनिट पहले खत्म करवा लूँगी, उसके बाद पूरे उसका क्वेश्चन करवा के फिर मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा का महत्व। प्रौढ़ शिक्षा का विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित महत्व है। प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में महत्व आपको मैंने पहले ही बता दिया। जब परिवार का विकास होगा, प्रौढ़ शिक्षा से क्या होगा, मानव का सर्वांगीण विकास होगा, मानव का विचार बदलेगा, मानव का व्यवहार बदलेगा, उसका लक्ष्य बदलेगा, उसका क्या होगा, मूल्य बदलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। तो जब वो खुद बदलेगा तो अपने परिवार की स्थिति बदलेगा, जब परिवार की स्थिति बदलेगा तो उससे क्या होगा, उसके परिवेश, उसकी समाज की स्थिति बदलेगी, उसके अंदर राजनीतिक चीज़ों के प्रति तत्परता आएगी, निपुणता आएगी, वो समझेगा कि इसका क्या हमारे जीवन में योगदान है। ये राजनीति जो नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, करते हैं, क्या हमारे लिए क्या है, अपने एक वोट का मतलब, मतदान का मतलब समझेगा। तो इससे क्या होगा, फिर उससे धीरे धीरे उसके स्टेट का विकास होगा, स्टेट के साथ राज्य का विकास होगा। यही चीज़ें बताइए प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या होता है। वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना, प्रबुद्ध होना, साधन संपन्न एवं क्रियाशील होना एक राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा योगदान होता
होता है। मैं शॉर्ट पे आपको समझा दी, यही चीज़ आपको लॉन्ग में पूरा बताया गया है। प्रौढ़ शिक्षा का निरक्षरता उन्मूलन में योगदान होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन लिटरेसी इरेडिकेशन, कहने का मतलब है कि किसी भी देश की आधारभूत समस्या क्या है, अशिक्षा है। जैसे आपके आधारभूत जरूरतें क्या है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, वैसे आधारभूत समस्या भी है अशिक्षा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आधारभूत समस्या क्या है, तो अशिक्षा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्ति अशिक्षित रहेगा तब तक वह अज्ञान से अंधकार में भटकता रहेगा। कहने का मतलब है जब तक वो अशिक्षित रहेगा वो किसी चीज़ों का मतलब नहीं समझेगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। लोग कॉयल लगाते हैं गांव में, मैं ये चीज़ देखी हूँ, मैंने महसूस किया है इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही। जो गाँव में लोग ये मच्छर मॉस्किटो वाले जो कॉयल लगाते हैं, जैसे मॉर्टिन का आता है, गुड नाइट का आता है, तो लोग लगा के क्या करते हैं, मैं देखी हूँ इस चीज़ को, मैं टोकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही। तो क्या करते हैं लोग, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। उनको नहीं पता है कि जो उससे धुआं निकल रहा है वो कितना खतरनाक है, वो एक विष के समान है, वो जहरीला है, वो हमारे सांस के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाएगा तो वो हमारे लंग्स को कितना नुकसान पहुंचेगा, उनको उसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो, क्या है वो, अशिक्षा ही है। वो अशिक्षा ही है जो इनको ये सब चीज़ों से यूज़ तो करना, उन्होंने जान लिया कि एक कॉयल का यूज़ करेंगे मच्छर भाग जाएंगे, लेकिन कैसे करना वो उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर वो पढ़े लिखे होते तो उसके पीछे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि आपको हाथ धुल के यूज करिएगा, मतलब धुलने के बाद हाथ धुल लीजिएगा, बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, बंद कमरे में मत यूज करिएगा। अगर वो शिक्षित रहेंगे तो चीज़ें पढ़ेंगे ना, हर चीज़ के पीछे क्या इंस्ट्रक्शन दिया होता है, कैसे इनके यूज करना, क्रिया विधि लिखी होती है। वही चीज़ है कि जैसे प्रेशर कुकर का यूज़ हो गया, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उसके साथ क्या मिलता है, बुकलेट मिलती है, बुकलेट, पैम्पलेट, लीफलेट, आप आगे मैं सारे का अंतर आपको बताऊंगी। एक बुकलेट मिलती है, उसमें लिखा रहता है कैसे यूज करना, कैसे साफ करना, कैसे इसको रखना है, कैसे इसका रख रखाव है, अगर खराब हो जाए तो कैसे क्या बदलना है, सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, सारी चीज़। देखिए अगर वो पढ़े लिखे होंगे तभी तो उसका यूज़ करना जानेंगे। तो सामान आपने पहले भी देखा ना, बिल्डिंग होने से, स्कूल होने से, सब कुछ होने से कुछ नहीं होता। शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। वही चीज़ कहा गया कि ये आधारभूत समस्या है हमारी है। अगर वो नहीं शिक्षित होगा तो वो कुछ भी नहीं जानेगा, उसको कुछ भी नहीं पता है। यही चीज़ें सारे पूरा एक्सप्लेन किया गया और कुछ भी नहीं है इसमें, बस ऐसे ही कहानियों के रूप में बताया गया। वैसे मैं जो मेन मोटो है मैं बता दे रही हूँ आपको। प्रौढ़ शिक्षा का निर्धनता उन्मूलन में योगदान, आपको पहले ही यहाँ पे लिख गया था कि निर्धनता का सबसे मेन मतलब सबसे मेन फैक्टर क्या है, तो अशिक्षा है। तो जब आप अशिक्षित हैं तो आप निर्धन हैं। अब ये चीज़ एकदम से फॉलो नहीं होती है। मैं कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ। आजकल एक यूट्यूब आ गया, लोग यूट्यूबर हो जा रहे हैं, यहाँ से करोड़पति बन जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे ये भी नहीं देख रही कौन शिक्षित है कौन, लेकिन वो कुछ लोग हैं, सभी नहीं है, जिसको हाँ उसका भी यूज़ करना आना चाहिए। एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निक का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है प्रौढ़ शिक्षा का निर्धनता उन्मूलन में योगदान। अगर एक प्रौढ़ एडल्ट की शिक्षा की बात करूँ, एक एडल्ट जब शिक्षित होगा, घर का मुखिया, मान लीजिए जो घर का मेन मुखिया कितने 50 साल 60 साल मेन मुखिया होते हैं, या घर का मेन मेंबर होता है, या बड़े हमारे बड़े कह सकते हैं। तो जब अगर वो शिक्षित होंगे तो वो शिक्षा का महत्व समझेंगे, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, अपनी बालिकाओं को घर से बाहर निकालना चाहेंगे, उनकी शादी विवाह करने का एक टाइम फिक्स करेंगे, उनके लिए एक अच्छी नौकरी चाकरी वाला या व्यवसाय वाला या जैसा भी कुशल लड़का देखेंगे, उससे शादी करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनकी निर्धनता उन्मूलन में योगदान है कि नहीं है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। गरीबी एक अभिशाप है, यह लोगों से न जाने क्या क्या कर्म करवा देती है। भूख व्यक्ति से कुछ भी करवा देती है। भूखे पेट भजन नहीं होता, आपको पता ही है। सही बात है, लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, छिनैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, मर्डर करते हैं, सब क्यों करते हैं, गरीबी बहुत बड़ा, अशिक्षा, उनको नहीं पता है मैं करूँगा कानून को हाथ में लूँगा जेल जाऊँगा, उनको क्या, उनका पेट ही नहीं भरता, उनको अपने पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सामाजिक पुनर्गठन में योगदान, कहने का मतलब नया समाज तैयार, कंट्रीब्यूशन इन द सोशल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब समाज को तैयार करने में, समाज को बनाने में प्रौढ़ शिक्षा का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। यहाँ पे ये कहा गया। आर्थिक विकास में योगदान, कहने का मतलब जब आप शिक्षित होंगे तो आप मतलब एक परिवार, एक इकाई क्या है, कहीं का भी किसी भी समाज की इकाई परिवार है। जब परिवार शिक्षित होगा वहाँ धन आने का कोई साधन बनेगा, धनोपार्जन का। तो परिवार के साथ ही क्या होगा, समाज का विकास होगा, उसी से क्या होगा, आपका आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करना, सामाजिक तथा आर्थिक
विषमताओं को दूर करना। विषमता मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस, जिसको कह सकते हैं कि रिमूव सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस। ठीक है। सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने में प्रौढ़ शिक्षा की अमूल्य भूमिका है। यह सर्वथा सत्य है कि आज भारत को आज़ाद हुए 65 वर्ष हो गए हैं। भारत ने कई देशों की प्रगति की है। आज बहुत ज़्यादा 65 ही नहीं हो गए, ज़्यादा हो गए। विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, मगर गरीबी एवं अमीरी की खाई नहीं पाटी है। आज भी अमीर एवं गरीब होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। ये बात आज भी लागू कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो जाता है। ये बात सही है, क्योंकि अमीर क्या, वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा, उसको धन को यूटिलाइज कैसे करना, उसका उपयोग कैसा करना, वो चीज़ों को जानता है। पर गरीब नहीं जानते, उनको बस जीना और कमाना, इतने ही तक उनकी क्षमता, उतनी तक उनकी सोच है। तो वो क्या होता है, क्यों, और ये भी है क्यों? उनकी निरक्षरता। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? तो उनकी निरक्षरता है। कहने का मतलब बस यही है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन द इम्प्लेसमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम। सरकार द्वारा ग्रामीण के हित तथा योगदान के लिए कई कार्यक्रम चलाए थे, विशेषकर सारे प्रोग्राम कहाँ के लिए? गाँव में। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये योजनाएं चलाई जाती है, प्रोग्राम गाँव चलाए जाते हैं, कहाँ के लिए? गाँव की जनता के लिए, दबे कुचले निरक्षर लोगों के लिए, जिनका सर्वांगीण विकास हो गया। गवर्नमेंट किसके लिए चलाती है? इन्हीं लोगों के लिए चलाती है। ठीक है। मगर इन कार्यक्रमों में निरक्षरता के कारण ग्रामीणों की सहभागिता अत्यंत कम रहती है, वे उसका लाभ नहीं उठा पाते। साक्षर वर्ग ही उसका लाभ उठा पाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा संपूर्ण देश में महानरेगा, सही बात है, महानरेगा एक कार्यक्रम चला है, आप जानते ही हैं, जिसमें क्या होता है कि 120 दिन का होता है कि गांव में जो गांव के लोग हैं वो एक कार्ड बनवाते हैं और 120 दिन क्या करते हैं? काम करते हैं। शायद 120 दिन है, जैसे कंफर्म करके मैं कल आपको बताऊंगी कितने दिन के एक दिन उनको रोजगार दिया जाता है। तो क्या होता है? काम मिलता है। गाँव की नालियाँ, गाँव के रोड, गाँव के स्कूल, गाँव के सिस्टम व्यवस्था, पोखरे इत्यादि को क्या कहें? सुचारू रूप से ठीक करने में मनरेगा का बहुत बड़ा हाथ है। स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु इसका लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक होना अत्यावश्यक है। अनपढ़ों के लिए इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं। सब कुछ मिला जुला के ये बताया जा रहा है कि जो अनपढ़ है वो अपनी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, शिक्षित ही उस योजनाओं का लाभ उठाता है। इसीलिए से अमीर क्या होता है? और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। प्रजातंत्र की सुरक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन सिक्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की सुरक्षा में भी प्रौढ़ शिक्षा का अमूल्य योगदान है। भारतीयों ने सदियों से गुलामी के जुल्मों को सहा है। कहने मैं आगे बताती हूँ। स्मरण रहे, वह राष्ट्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र होते हुए भी पंगु राष्ट्र है, जहाँ के लोग निरक्षरता एवं निर्धन, परावलंबी, मतलब स्वावलंबी नहीं, परावलंबी, दूसरे पर आश्रित है, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और देश की बागडोर कुछ ही लोगों की मुट्ठी में रहती है। आपने पीछे पढ़ा था अपनी राजनीति की स्थिति समझना, तो यही चीज़ है। वो अपनी राजनीति की स्थिति समझेंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे। प्रजातंत्र है क्या भाई? हमारा ही बनाया शासन है, हमारे लिए है, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करता है। अगर वो जानेंगे तब तो वो अपनी स्थिति जानेंगे। इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में वो अपनी जगह अगर जानेंगे तभी तो किसी से फेस टू फेस आंख मिला के कह सकते हैं कि हमने बनाया है, हमारे लिए है। तो वही चीज़ें वे अनपढ़ जनता को सताते हैं। कहने का मतलब है कि जो देश का बागडोर संभालते हुए अनपढ़ जनता को सताते हैं, उन पर अपना रौब जमाते हैं, उनसे बेगारी करवाते हैं। जनता भी सड़क, पुल, उद्यान, प्राकृतिक संपदा, सरकारी बस, रेलवे आदि को न तो अपनी संपत्ति मानती है और बचाने का प्रयास करती है। लिखा था राजनीतिक प्रयास। जो सामुदायिक संस्था, मतलब आपके लिए सुविधाएं होती हैं, उनको ये अगर आप अपनी स्थिति समझेंगे, आप डेमोक्रेसी समझेंगे, डेमोक्रेसी है क्या? तो डेमोक्रेसी क्या है? ऐसा शासन जो हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे हाथों से बनाया गया है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए होता है। ये इसका मतलब ही होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसे कहते हैं। तो जब ये जानेंगे कि ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमने अभी जाने, जैसे अगर उनको पता है कि अगर ये पार्क बनवाने में हमारे जो टैक्स लिए जाते हैं उसी से बना है, जो ये सड़क बनी है जिसको हम तोड़ रहे हैं, हमारे ही पैसे से जो हमसे टैक्स लिया था उसी से बना, तो उसे नहीं तोड़ेंगे। वो अपनी संपदा समझ के उसको नुकसान नहीं न पहुंचाएंगे, तो अपनी राजनीतिक स्थिति को तो समझेंगे। वही चीज़ में इसमें बताएगी कि प्रजातंत्र की सुरक्षा में योगदान कैसे, अपने आप को समझ के कि हम स्वयं क्या हैं, इसमें हमारा स्वयं का योगदान क्या है। आगे है प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एडल्ट एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रौढ़ों की मानसिकता किशोरों तथा युवाओं की मानसिकता से भिन्न होती है। उम्र अधिक हो जाने पर लोग पढ़ने लिखने के प्रति उत्सुक नहीं रहते, वे अपने जीवन में पुराने ढर्रे से ही जीते हैं। उन्हें पढ़ने लिखने में भी शर्म झिझक महसूस होती है, इसलिए प्रौढ़ों को सिखाने के लिए काफ़ी प्रेरणा की ज़रूरत है। पढ़ने लिखने की क्रिया देरी से सीखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो उनकी आदतें, उनकी
अभिवृत्ति, उनका एटीट्यूड, उनकी इंटरेस्ट, उनके जो जीवन का लक्ष्य, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक कारक एवं आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि वो क्या होता है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। आपको पहले बताया, मतलब वो उनके अंदर झिझक होती है, वे अंधविश्वासी होते हैं, वे रूढ़िवादी होते हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है मैं उनकी बात कर रही हूँ, माइंड नहीं करना। तो उनके क्या होते हैं, उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, उनके इंटरेस्ट ऐसे होते हैं, उनके एटीट्यूड वैसे होते हैं, उनके लक्ष्य ही वैसे होते हैं। मैं शिक्षा लेकर क्या करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब तो मेरी ज़िंदगी जी लिया है। तो यही सब चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट में बता दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।